नमस्कार दोस्तों। हाँ, सभी को राम राम। गुड इवनिंग भी, गुड इवनिंग, राम राम। अभी अपने एग्रीकल्चर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम डेट बहुत नजदीक है, आप लोगों को पता ही है। लगातार तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। देखो, आज के अपने इस सेशन में ज्यादातर वो क्वेश्चन टच करेंगे जो जनरली करंट स्कीम से ज्यादा है ना। कुछ जो राजस्थान की योजनाएं हैं और कुछ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनसे संबंधित अपने बात करेंगे, और उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी अपने डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल आप लोगों के लिए एंटिंग है, क्योंकि आजकल कॉमन क्वेश्चन तो बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो स्पेशल क्वेश्चन है उन पे अपने डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा अपने करंट योजनाओं की बात करते हैं। कोई एक आधा क्वेश्चन करंट योजनाओं से आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कुछ केंद्र सरकार की पॉपुलर योजनाएं हैं, कुछ राज्य सरकार की है, कुछ मैंने एक पहले जो लेक्चर था उसके अंदर योजनाएं करवा दी थी। जो बाकी बची हुई है वो मैं आपको इस सेशन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया, अभी लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस पे लगाइए। चलो देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी है ना। आपने करंट को देखा है या नहीं देखा है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चाय के निर्यात में भारत का किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। देखो, चाय एक बहुत बड़ी कमोडिटी है ना। अगर हम चाय की बात करें तो कृषि क्षेत्र के अंदर ये अपने आप में बहुत बड़ी कमर्शियल क्रॉप है, कैश क्रॉप भी बोल सकते हैं, यानी अपने इसको नकदी फसल भी बोल सकते हैं। और चाय इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो भारत का चाय उत्पादन में कोई जमाना था जब पहला स्थान हुआ करता था, लेकिन अगर अब मैं बात करूं चाय उत्पादन में कौन सा स्थान हो गया है, सेकंड। कोई टाइम था जब भारत चाय उत्पादन में पहले नंबर पे था, उपभोग में पहले भी था और आज भी है, यानी हम पीने का आनंद पहले भी खूब ले रहे थे, आज भी ले रहे हैं ना। और निर्यात में भी पहले भारत पहले नंबर पे था और आजकल पीछे खिसक गया है। तो देखो, अब जो भारत का चाय उत्पादन में स्थान चला गया है वो कौन सा है, दूसरा है। तो पहला स्थान किसका है, चीन का। अब बात क्या आती है कि चाय के निर्यात में भारत को कड़ी टक्कर किससे लेनी पड़ती है, प्रतिस्पर्धा किससे करनी पड़ती है। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं आपको, चाय के निर्यात में पहला स्थान जो है वो है किसका है, चीन का है। दूसरा जो स्थान है वो जनरली किसका है, भारत का जो स्थान है ना वो काफी लेट है। तो पहला स्थान जो है वो चीन का है। पहले स्थान के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा है मेनली किसके लिए, आप यहां पे थोड़ा सा डेटा देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर हम निर्यात के आंकड़ों की बात करें तो चाय का सबसे ज्यादा निर्यात करता है चाइना, चीन। दूसरे नंबर पे करता है कीनिया और तीसरे नंबर पे करता है श्रीलंका और चौथे नंबर पे कौन करता है, इंडिया। प्रतिस्पर्धा की बात चल रही थी भी किस देश के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करना पड़ता है। देखिए, यहां श्रीलंका कितने परसेंट निर्यात करता है, 10%, और भारत का जो आंकड़ा है वो क्या है, 9.7, यानी भारत और श्रीलंका बिल्कुल टक्कर में रहते हैं। अभी जस्ट पीछे का आंकड़ा जो आपके काम का है, उस आधार पर अगर हम भारत का चाय के निर्यात में स्थान देखें तो कौन सा है, चौथा है। उत्पादन में तो कौन सा स्थान है, देखो दूसरा है। निर्यात में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। अब पहला स्थान किसका है, चीन का। दूसरा स्थान किसका है, कीनिया का। और तीसरा स्थान है वो किसका है, श्रीलंका का है। और चौथा स्थान है वो किसका है, अपने भारत का है। भारत और श्रीलंका में तीसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, श्रीलंका। भारत को चाय के निर्यात में कौन से देश के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है श्रीलंका से। फर्स्ट के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आप देखिए, सबसे ज्यादा जो निर्यात है वो किसका है, चीन का, 28.7 है। इसके साथ किसी का कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरा स्थान कीनिया का है जिसका निर्यात 15.6 है और भारत का 9.7 है। इसके साथ भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। तीसरी अपने बात करें, तीसरा जो स्थान है वो किसका है, श्रीलंका का 10 है। और चौथा स्थान भारत का है जो कुल निर्यात में 9.7% योगदान देता है, यानी श्रीलंका के साथ टक्कर बनाए रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। यहां आपको एक क्वेश्चन नहीं मिला है, कई सारी बातें हुई हैं। भारत का चाय उत्पादन में कौन सा स्थान है, दूसरा है। निर्यात में कौन सा है, चौथा है। पहले पे कौन सा है, चीन है। दूसरा कौन सा है, कीनिया है। प्रतिस्पर्धा के साथ तीसरा किसका है, श्रीलंका का। भारत भी इसके आगे पीछे आ सकता है। देखो सर, जल्दी करवाएं हैं, जल्दी ही करवाएंगे, देरी से क्या करवाते हैं अपने, सब कुछ जल्दी करवाते हैं। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था किसानों की सहकारी संस्था कहलाती है।
कौन सी इनमें से जो संस्थाएं दी हुई है, इनमें से कौन सी संस्था है जो किसानों की सहकारी संस्था कहलाती है? देखिए आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सहकारी संस्था नहीं है, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। पूरे भारत में जो कृषि का नियंत्रण करता है वो आईसीआर करता है। यादराम गुज्जर, ए ऑप्शन दिया है, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडोग्लब फर्टिलाइजर, ये एक पूरी तरह से प्राइवेट संस्था है। सी ऑप्शन है आईआरए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुसा न्यू दिल्ली के अंदर है, ये भी पूरी तरह से गवर्नमेंट बॉडी है। आईसीआर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। इंडो गोल्फ फर्टिलाइजर, ये प्राइवेट कंपनी है। आईआरआई जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुस्सा नई दिल्ली में, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट बॉडी है। अब बचा इफको, इफको जो है वो क्या है? एक सहकारी संस्था है। सहकारी संस्था का मतलब क्या है? कुछ लोग मिलकर एक संस्था बनाते हैं जो किसी पर्टिकुलर हित में तैयार की जाती है। जो इफको है वो संस्था कैसी है उसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूं। हालांकि यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इफको की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, है ना। फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा सकती है। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को 1967 में, और इसका हेड ऑफिस है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अब अपने बात करें, ये बहुराज्य सहकारी सोसाइटी है, कई राज्यों में काम करती है, और इसका जो उद्देश्य है वो है किसानों को सस्ती रियायतों में अच्छी गुणवत्ता का उर्वरक उपलब्ध करवाना। और ये दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक के मामले में सहकारी संस्था है। सहकारी, सरकारी नहीं बोल रहा हूं मैं, सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर की सहकारी संस्था है, यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी संस्था है। यह चीज आप ध्यान रखना, दुनिया की सबसे बड़ी है, भारत की नहीं, एशिया की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसकी स्थापना जरूर याद रखना 3 नवंबर 1967 में हुई थी। अगर आपसे हेड ऑफिस पूछ लिया जाए तो हेड ऑफिस कौन सा है इसका? न्यू दिल्ली है। इसका जो हेड ऑफिस है वो कौन सा है? न्यू दिल्ली है। क्लियर है आपको? इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली है। अब देखिए, ये बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1984 और 2002 के तहत भी क्या है? रजिस्टर्ड है। इसका जो मतलब सर्टिफिकेशन है वो बहुराज्यों के लिए, ये सभी राज्यों के अंदर काम करती है। इसको ढंग से ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? दूसरे क्वेश्चन का इफको है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र व राज्य की भागीदारी का अनुपात क्या रहता है? नाम तो बदल गया आजकल इसका, है ना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? केंद्र सरकार कितना पैसा खर्च करती है और राज्य सरकार कितना पैसा खर्च करती है? फटाफट आंसर कीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। मैंने कहा इसका नाम तो बदल गया। वैसे तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट कब हुआ था? 2005 में स्टार्ट हुआ था, पता होगा आप सभी को। और इसके बाद 2014 में इसका नाम बदल दिया गया। 2014 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसको हम शॉर्ट में MIDH बोलते हैं। आपसे पूछ ले, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का नाम परिवर्तन कब किया गया था? नाम परिवर्तन किया गया था इसका 2014 में, और नाम क्या कर दिया गया है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH बोलते हैं इसको। ये केंद्र सरकार का एक मिशन था, लेकिन इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो कितनी रहती है? राहुल शर्मा, आंसर ठीक है आपका। रविकांत, आपका भी आंसर ठीक है। संजय बीना, 2005 ठीक है, प्रारंभ हुआ। 2014 में नाम बदल दिया गया, लेकिन जो शेयरिंग है वो आपकी सही नहीं है। देखो, जो इसके हिस्सेदारी है वो कितनी है? जो केंद्र सरकार है उसकी हिस्सेदारी है 85 और राज्य सरकार की है वो कितनी है? 15। यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो खर्च करने की हिस्सेदारी है वो है 85:15। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्यों प्रारंभ किया गया था?
देखो, उद्यानिकी फसलों के विकास के लिए अच्छा प्लांटिंग मटेरियल मिले, इसके लिए ग्रीन हाउस, पॉली हाउस उनको बढ़ावा मिल सके, इसके लिए, और जो उद्यानिकी का क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जा सके, इन उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था। जब यह प्रारंभ किया गया था तो इसमें बाग लगाने के लिए भी सब्सिडी थी, सब्जियां लगाने के लिए भी सब्सिडी थी और पॉली हाउस के लिए भी सब्सिडी थी। आज भी कुछ सेक्टर के लिए इसमें सब्सिडी है, लेकिन कोरोना करके कुछ सब्सिडी में थोड़ा सा अस्त व्यस्त चल रहा है। बाकी इसके तहत उद्यानिकी सेक्टर में जितनी भी अनुदान दिए जाते हैं वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन उनको डील करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोच के आंसर कर रहे हैं, किताबों से पढ़ के आंसर देने की जरूरत नहीं है इसकी। क्वेश्चन क्या है? निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत शामिल है, निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत शामिल है, यानी जिससे जीवन का गुजारा हो सके वो कौन सी खेती है? देखो, निर्वाहक मूलक कृषि की क्या विशेषता होती है? इसमें किसानों के पास जमीन बहुत छोटी होती है, किसानों के पास एरिया बहुत छोटा होता है, पूरा परिवार उसमें काम करता है, मशीनरी उनके पास होती नहीं है, उर्वरता जो होती है वो प्राकृतिक रूप से ही नियंत्रित होती है। उर्वरता को बढ़ाने के लिए कोई हम इनपुट्स इसके अंदर नहीं देते हैं और कोई विशेष इसके अंदर व्यावसायिक स्तर पर बड़े पैमाने पर कोई खेती नहीं की जाती है, इसमें सिर्फ परिवार का ही भरण पोषण हो पाता है। इस तरह की खेती को निर्वाह मूलक कृषि कहते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, सिर्फ परिवार का गुजारा हो जाए, परिवार का पेट भर जाए, उसी के लिए जो खेती की जाती है उसको अपने क्या बोलते हैं? निर्वाह मूलक कृषि बोलते हैं। देखो, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? सरसों व गेहूं। देखो, सोचने वाली बात है, गेहूं रबी की फसल है और इसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 6 सिंचाई की, तो हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। निर्वाह मूलक कृषि के अंदर इतना पैसा नहीं है कि हम सिंचाई को व्यवस्थित करें, छोटा छोटा लैंड होता है, ज्यादातर पूर्वी भारत में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने बाजरा व मूंगफली की बात करें। देखो, बाजरा तो निर्वाह मूलक के लिए जम जाती है बात, लेकिन मूंगफली का तो कोई उद्देश्य नहीं है ना पेट भरने के लिए। ये पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा होती है, तो ये खेती होती है मेनली चावल व मोटे अनाज के अंदर, क्योंकि चावल कौन से ऋतु की फसल है? खरीफ की फसल है, और खरीफ में वहां बारिश की कोई कमी नहीं है, तो बारिश से वहां खेतों में पानी भर जाता है, वो पानी निकाल ही नहीं सकते, दूसरी फसल तो लगा ही नहीं सकते, तो कौन सी फसल लगाते हैं? धान लगाते हैं। बाकी कोई ऊंचा इलाका होता है या फिर किसी दूसरे मौसम के अंदर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो मोटा अनाज लगा देते हैं। निर्वाहक मूलक कृषि में मेनली चावल और मोटा अनाज ही लगाया जाता है, चावल और मोटा अनाज ही लगाया जाता है। जिन स्टूडेंट का बी आंसर आ रहा है, जैसे मणिपाल है, भूपेंद्र है, नंदनी है, इन सब का बी आंसर, के जो है मनोज कुमार है, बी आंसर सबका ठीक है। जिसने बी आंसर दिया है, चावल व मोटा अनाज है, वो ही निर्वाहक मूलक कृषि में लगाया जाता है। इसमें निर्वाहक मूलक जो कृषि होती है, इसके अंदर पैसे कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, कहीं भी अपने को किसी तरह के पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट अपने बात करें, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, एक तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र है, एक है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, और एक होता है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो, एक तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहां पे स्थित है, फटाफट आंसर दीजिए उसका। उसके साथ साथ ये भी बता दीजिए नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती का या कार्बनिक खेती का राष्ट्रीय केंद्र कहां पे है, और एक है NOFRI, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर स्थित है। जैविक खेती के अंदर ये 3 संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जाम के अंदर इनको पूछा जाता है। गाजियाबाद, ठीक है, जिनका गाजियाबाद आंसर है उनका ठीक है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये भी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है अपना गंगटोक सिक्किम के अंदर। कहां पे है ये? गंगटोक सिक्किम के अंदर है, गंगटोक सिक्किम में। NOFRI जो नया इंस्टीट्यूट है, ज्यादातर आपसे पूछे जाने के यहां से चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, नाइट्रीकरण जीवाणु है।
नाइट्रीकरण जीवाणु है। देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है। सर आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो क्या? आपका नंबर तो पक्का है जी। मैं सुपरवाइजर की तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं पहले एग्रीकल्चर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर रिजाइन कर चुका हूं। मुझे सुपरवाइजर नहीं बनना है ना, मुझे सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना है जितना मुझे आता है। मुझे किसी जॉब की जरूरत नहीं है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर छोड़ के सुपरवाइजर क्यों करूंगा ना। चलो पढ़ने पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूं उसको छोड़िए। एनसीओ ऑफ गाजियाबाद, ठीक है, उत्तर सही आ रहा है। इसका उत्तर दो, नाइट्रीकरण जीवाणु है। नाइट्रीकरण जीवाणु है जो नाइट्रीकरण करता है। किसने लिखा है? कॉपी पेस्ट कर रखा है भाई। कॉपी पेस्ट कर रहा है तो आपका उत्तर तो गलत आ रहा है। कॉपी पेस्ट होता तो आपका तो सही, या तो जहां से मैंने कॉपी किया उसने गलत पढ़ा दिया आपको, या फिर आपने सही ढंग से देखा नहीं है। दोनों में एक बात है, दोनों में सुधार करिए किसी न किसी एक में। मैं बताता हूं आपको उत्तर क्या होता है ना। मुझे कॉपी पेस्ट करने की क्या जरूरत है। देखो नाइट्रीकरण जीवाणु है। नाइट्रीकरण जीवाणु कौन सा है? पहला है राइजोबियम जी। नाइट्रीकरण जीवाणु नहीं है, राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। नाइट्रीकरण को आप इंग्लिश में नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। राइजोबियम ऑलमोस्ट ने ए आंसर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप गलत करते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप गलत करते हो, ठीक है। और ये देखो कितना आसानी से आप लोगों ने गलत किया है। ए है ना, इसी तरह से उत्तर दे रखा है। नाइट्रीकरण जीवाणु पूछा गया है यहां पे, यानी जो नाइट्रिफिकेशन करता है। राइजोबियम है वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है दोस्तों। बेसिलस जो है वो अमोनिफिकेशन करता है, अमोनीकरण करता है। थायोबैसिलस है वो डीनाइट्रीकरण करता है, विनाइट्रीकरण करता है। राइट उत्तर तो उपरोक्त में से कोई नहीं था। ये उत्तर देखते ही तुम्हें लगता है ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता। किसने बोला कि उपरोक्त में से कोई नहीं वाला आंसर सही नहीं हो सकता है? ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं वाला भी आंसर सही हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, मुझे लगा जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा। वातावरण की जो समतंत्र नाइट्रोजन होती है वो N2 होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? अकार्बनिक नाइट्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपने अकार्बनिक नाइट्रोजन। गैसीय अवस्था में इधर उधर भागती दौड़ती रहती है, ये स्थिर नहीं है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि वातावरण के अंदर 78.08% है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल के अंदर 78.08% नाइट्रोजन पाई जाती है। इतनी नाइट्रोजन होने के बावजूद भी हमें हमारे खेतों में सबसे ज्यादा खर्चा कौन से उर्वरक पे करना पड़ता है? नाइट्रोजन उर्वरक पे करना पड़ता है। ये जो इतनी नाइट्रोजन है ये गैसीय अवस्था में स्थिर कहां पे है? ये फिक्स ही नहीं है, इधर उधर भागती दौड़ती रहती है। तो इसको क्या कर दें? स्थिर कर दें। अगर ये ऑक्सीजन के साथ सहयोग करे तो नाइट्रेट, और हाइड्रोजन के साथ सहयोग करे तो क्या बन सकता है? अमोनियम। ये दोनों अवस्थाएं कैसी होती है? ठोस होती है। जब ठोस बन गई तब यौगिक बन गई तो स्थिर हो गई। जब ठोस बन गई और जब यौगिक बन गई तो क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, एक जगह फिक्स हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, नाइट्रीकरण नहीं बोलते हैं, है ना। नाइट्रिफिकेशन नहीं बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। ये जीवों से भी हो सकता है, जीवों से जैसे राइजोबियम जीवाणु है, उसके अलावा एजेक्टोबैक्टर है, एजिसोपाइरलम है, बिजरंकी है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध अवस्था में देते हैं, जैसे ये नाइट्रेट में और ये अमोनियम में देते हैं। कुछ इसमें से सहजीवी है, जैसे राइजोबियम सहजीवी है, एजेक्टोबैक्टर है वो फ्री लिविंग है, मिट्टी में ऐसे ही रहता है, और एजिसोपाइरलम है मौका मिलने पर सहजीवन कर लेता है, मौका नहीं मिलता तो फ्री भी रह लेता है। कुछ जीव है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जिसको अपने क्या बोल देते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल देते हैं, जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोल देते हैं। तो जीवों के द्वारा होता है। उद्योगों के अंदर जो उर्वरक तैयार किए जाते हैं वो भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को किसी एक मजबूत चेंबर के अंदर 600 डिग्री सेल्सियस तापमान और बहुत ज्यादा दाब के अंदर रखते हुए फिर उसको अमोनिया में बदला जाता है। उसको हम औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है उसकी जो विधि दी थी वो हेबर और बोस्ट वैज्ञानिक ने दी थी।
हेबर और बोस्क वैज्ञानिक ने दी थी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हेबर बोस्क मेथड बोलते हैं। तो औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सकता है। उसके अलावा जब बिजली कड़कती है तब नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके नाइट्रेट भी बना लेता है, उसको हम भौतिक रासायनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो कितने तरह का हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है, जैविक, औद्योगिक और तीसरा कौन सा, भौतिक रासायनिक। जैविक मैंने बता दिया जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऐसे होता है। औद्योगिक कौन सा होता है, जो उद्योगों में हेबर बोस्क विधि द्वारा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाए जाते हैं। और तीसरा मैंने कौन सा बताया था, बारिश के समय जब बिजली कड़कती है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन क्रिया करता है और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में पानी के साथ घुलकर जमीन पे आ जाता है, उसको भौतिक रासायनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं। उसके बाद पौधा क्या करता है, इस नाइट्रोजन को लेता है और पौधा उस नाइट्रोजन को एमिनो बनाने में काम में ले लेता है, क्लोरोफिल बनाने में काम में ले लेता है, प्रोटीन बनाने में, जो भी उसके उत्पाद बनने होते हैं वो पौधा अपने आप बना लेता है। उसको नाइट्रोजन स्वांगीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन स्वांगीकरण कहते हैं। समझ गया। अब क्या होता है नाइट्रोजन स्वांगीकरण, पौधों को कौन खाता है, जंतु खाते हैं। और पौधों के अंदर भी नाइट्रोजन स्वांगीकरण होते हैं, जंतुओं में भी नाइट्रोजन स्वांगीकरण होता है। इनके जो अपशिष्ट है और इनके जो अवशेष है वो जमीन में मिलते हैं और जमीन के अंदर पड़ते हैं, तो इनके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन के रूप में हो सकता है, एमिनो अम्ल के रूप में हो सकता है, क्लोरोफिल के रूप में हो सकता है, यानी बहुत ही जटिल अवस्था में होता है। उनको सड़ाया गलाया जाता है। सड़ाता गलाता कौन है, सड़ाता गलाता है बेसिलस सड़ाता गलाता है। एक्टिनोमाइस्टीज जो होता है वो भी सड़ाता गलाता है, सड़ा गला के अमोनिया में बदल देता है। इस क्रिया को, यानी जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें जटिल नाइट्रोजन पाया जाता है, उसको अमोनियम में बदलना क्या कहलाता है, अमोनीकरण कहलाता है। अमोनीकरण है वो बेसिलस और एक्टिनोमाइस्टीज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो कार्बनिक पदार्थ है उसके अंदर जटिल नाइट्रोजन पाया जाता है, उसको सड़ा गला के अमोनिया में बदल दिया जाता है। ये कौन से जीवाणुओं का काम है, बेसिलस और एक्टिनोमाइस्टीज। तो हमने यहां राइजोबियम की बात की थी। जो राइजोबियम है वो कौन सा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला। बेसिलस है वो कौन सा है, अमोनीकरण करने वाला। आपको ही पता है पौधे नाइट्रोजन को मेनली कौन सी अवस्था में लेते हैं, नाइट्रेट अवस्था में लेते हैं। इस दुनिया का हर पौधा नाइट्रोजन को कौन सी अवस्था में लेगा, नाइट्रेट अवस्था में लेता है। कुछ एक पौधे होते हैं जो नाइट्रेट के साथ साथ कौन सी अवस्था में ले सकते हैं, अमोनिकल अवस्था में भी ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी पौधा है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेगा, लेकिन अगर धान और जूट में अगर अपने बात करें, ऊपरी क्षेत्र में तो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में ही ली जाती है। ऊपरी क्षेत्र बोले तो ऑक्सीकरण, कौन सा क्षेत्र है, ऑक्सीकृत क्षेत्र में तो धान और जूट भी नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। लेकिन अगर आप अमोनिकल उर्वरकों को गहराई में दे दोगे, यानी अनऑक्सीकृत क्षेत्र में दे दोगे, यानी गहरा प्रतिस्थापन कर दोगे, तो धान और जूट के अंदर अमोनिया के रूप में भी लेने की क्षमता होती है। तो ध्यान रखिए, धान और जूट ऐसी फसलें हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के साथ साथ कौन सी अवस्था में ले सकता है, अमोनिया की अवस्था में ले सकता है। धान और जूट ऐसी फसलें हैं जो नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत क्षेत्र से तो नाइट्रेट अवस्था में लेते हैं, अनऑक्सीकृत क्षेत्र में अमोनिकल अवस्था में लेते हैं। और इसीलिए धान जूट में अपने नाइट्रेट से ज्यादा अमोनिया देना पसंद करते हैं। क्यों देना पसंद करते हैं, क्योंकि आपने नाइट्रेट युक्त दिया है तो पानी में घुल जाता है, उसके नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अमोनिया के रूप में दिया है तो अमोनिया क्या है, पानी में थोड़ा कम घुलनशील होता है। पौधे सीधे सीधे इसको अमोनिया रूप में ही ले लेते हैं ताकि उर्वरक का इतना नुकसान न हो, पोषक तत्वों का नुकसान न हो। और धान और जूट के लिए सबसे बढ़िया अमोनिकल उर्वरक होता है अमोनियम सल्फेट। अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा इसको, है ना। अब सारे पौधे तो अमोनिया के रूप में ले नहीं पाते हैं, इसलिए हम इसको किस में बदलेंगे, पहले तो इसको बदला जाएगा नाइट्राइट में और फिर किस में बदला जाएगा, नाइट्रेट में बदला जाएगा। NO3 है वो नाइट्रेट है और पौधे जो है अधिकांश वो कौन सी अवस्था में नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रेट। इस क्रिया को हम नाइट्रीकरण बोलते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। यही पूछा गया था, नाइट्रीकरण में सहायक जीवाणु कौन से हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो देखो, अमोनिया से नाइट्राइट में बदलना कौन से जीवाणु का काम है, नाइट्रोसोमोनास। किसका है, नाइट्रोसोमोनास है। किसका काम है, नाइट्रोसोमोनास का। और नाइट्राइट का नाइट्रेट में बदलना किसका काम है,
नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोबैक्टर किसका काम है? नाइट्रोबैक्टर का काम है। अब बताओ ऑप्शन में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर थे क्या कहीं पे? दूर दूर ही नहीं थे। तो आंसर कौन सा आएगा? उपरोक्त में से कोई सा नहीं। आंसर क्या आएगा? उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं। और अगर ये उपलब्ध जो पौधों के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन है यानी नाइट्रेट, ये वापस गैसीय नाइट्रोजन में, अनुपलब्ध नाइट्रोजन में, समतंत्र नाइट्रोजन में बदल जाती है तो उसको हम बोलते हैं विनाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं इसको? विनाइट्रीकरण। और विनाइट्रीकरण को अपने इंग्लिश में बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण जो होता है वो कौन कौन से जीवाणु करते हैं? थायोबैसिलस करता है, सूडोमोनास करता है, माइक्रोकोकस करता है। दोबारा बोलता हूं, थायोबैसिलस करता है, माइक्रोकोकस करता है और सूडोमोनास करता है। तो यहां एक ऑप्शन थायोबैसिलस भी था, तो थायोबैसिलस कौन सा है? विनाइट्रीकरण करने वाला है। अब देखिए आपको क्या उत्तर देना चाहिए था? डी ऑप्शन आपको देना चाहिए था। तो मैंने सारे का सारा नाइट्रोजन चक्कर के अंदर जो इंपॉर्टेंट जीवाणु आते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। नाइट्रोसोमोनास ठीक है भी। अब तो उत्तर सबका ठीक आ रहा, पहले सबने ए भर दिया था। इतने आसान क्वेश्चन को इतनी जल्दबाजी से करोगे तो वो गलत होता है। मैंने बहुत बार आपको कहा है कि देखो जो क्वेश्चन आप बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आते मान के चलिए वो दूसरों को आने की भी संभावना कम है, क्योंकि आपने भी बढ़िया तैयारी की और दूसरों ने भी बढ़िया तैयारी की है। लेकिन अब बच्चे जो क्वेश्चन आपको आते हैं, अगर आपने उनको ढंग से टेकल नहीं किया तो ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो आपको आते हैं उनको धैर्य से, अच्छे दिमाग से अगर किया है तो ही आपका क्वेश्चन क्या है? सही होगा। देखो कारण क्या होता है, हम जब यहां क्विज में होते हैं तब इस क्विज को बहुत हल्के में लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज क्या होती है, जब हम पेपर में जाते हैं तो पहली रात ऐसे लगे रहते हैं भी आज तो इतना पढ़ेंगे, सिलेक्शन करवा के ही मानेंगे। ये बहुत गलत है। जितना पढ़ना होता है पहले पढ़ लेना चाहिए, कम से कम एग्जाम से पहले दिन से ही रेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। माइंड को ज्यादा से ज्यादा रिफ्रेश करो, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट दो, ताकि एग्जाम के दिन उसकी जो मेमोरी पावर है वो क्या हो? अच्छी हो, किसी चीज को याद करने में वो सक्षम हो। आप तो दिमाग को थका कर पेपर में लेके जाओगे, वहां पर आपको जो क्वेश्चन आते हुए होंगे उनको भी आप ढंग से नहीं कर पाओगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती रह जाएगी, जैसा कि आपने अभी की थी। मेरे हिसाब से आप ईमानदारी से बता दीजिए भी इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ते और ढंग से करते तो आपका क्वेश्चन गलत होता क्या? नहीं होता। लेकिन आपने जल्दबाजी की है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। देखो क्वेश्चन कितने आने हैं आपके सुपरवाइजर में? 100 क्वेश्चन आने हैं। टाइम आपको मिल रहा है 120 मिनट का, जिसमें मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। 120 मिनट बहुत होते हैं। अगर आपको ढंग से पेपर आता है तो 60 मिनट ही बहुत होते हैं। ढंग से पूरे क्वेश्चन को पढ़ो और ढंग से सारे ऑप्शन को पढ़ो। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। और जो क्वेश्चन आपको आता है और उनमें से गलत हो गया तो ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे ना। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। टू ए हंगर फ्री बर्ड, टू ए हंगर फ्री बर्ड किसने लिखी थी? ए ऑप्शन है एमएस स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है केएल चड्डा, सी ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, डी ऑप्शन है बीपी पाल। ये सारी की सारी महान हस्तियां हैं और इन सबको आप जानते होंगे ना। देखो एमएस स्वामीनाथन है, इन्हें भारतीय हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको फूड प्राइज मिला था, है ना। जो खाद्य पुरस्कार है, विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज है, ये इनको मिला था एमएस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। और किसान आयोग के पहले अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट अपने बात करें डॉक्टर केएल चड्डा, इन्हें नेशनल साइंटिस्ट, नेशनल हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट भी कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान के वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनकी एक आईसीआर से पब्लिश प्रसिद्ध बुक है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर भी है। इन्हें फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, सुनहरी क्रांति के जनक भी कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर केएल चड्डा का, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें वर्गीस कुरियन, इनको भारत में मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है और श्वेत क्रांति के जनक भी माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति एक ही बात है, उसके जनक माना जाता है। उसके अलावा
जो नेशनल डेयरी बोर्ड है उसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। और भारत को दूध उत्पादन में प्रथम नंबर पे लाने वाले भी कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। और खाद्यान्न के मामले में सुरक्षा देने वाले कौन थे? एमएस स्वामीनाथन थे। और भारतीय जो जिनको द्वितीय खाद्य पुरस्कार मिला था, पहला तो एमएस स्वामीनाथन को, दूसरे भारतीय जिनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था वो कौन थे? वर्गीस कुरियन थे। डॉक्टर बीपी पाल, बड़ा नाम है, गेहूं के पादप प्रजनक थे। गुलाब के अंदर भी इन्होंने रोजा शरबत किस्म विकसित की। और आईसीआर के प्रथम डायरेक्टर जनरल भी थे, डीजी भी थे, डॉक्टर बीपी पाल। आपसे यह पूछा गया है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड किसने लिखी थी? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड जो है वो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने लिखी थी। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। यहां पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन होगा, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने लिखी थी। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है पशुओं के चयन की उत्तम विधि है। देखो अगर हम पशुओं के चयन की विधियों की बात करें, एक होता है व्यक्तिगत चयन जो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। दूसरा होता है वंशावली चयन, तीसरा है प्रदर्शन वर्ण देखकर, और सी ऑप्शन है गुणांकन तालिका देखकर, और डी ऑप्शन है संतति परीक्षण करके। देखो पशुओं के चयन की इनमें से सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है, सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है? जो वंशावली चयन है वो तो होती है छोटे पशु का, अगर अपने छोटी अवस्था में ही पशु को खरीद रहे हैं तो हमें कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए? वंशावली चयन काम में लेनी चाहिए। छोटे पशु को खरीदते समय वंशावली चयन ठीक है। मेलों के अंदर जो प्रदर्शन करते हैं पशु, जो बढ़िया दिखते हैं उस हिसाब से अपने उनको खरीद लेते हैं तो उसको अपने कौन सा बोलते हैं? प्रदर्शन वर्ण देखकर बोलते हैं ना, डेमोस्ट्रेशन जो होता है, दिखावा होता है, उसके आधार पे। और संतति परीक्षण है, इसमें क्या किया जाता है? नर को मादा के साथ क्रॉस करवा के उसकी संतति देखी जाती है कैसी पैदा होती है। ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। और नर का चयन जो प्रजनन के काम आने वाले नर होते हैं उनके चयन करने के लिए अपने संतति परीक्षण ले लेते हैं, ठीक है। तो तीनों के तो महत्व बता दिया। अब यहां पूछा गया था पशुओं के चयन की उत्तम विधि, तो पशुओं के चयन की सबसे उत्तम विधि होती है, ये कौन सी होती है? गुणांकन तालिका चयन। गुणांकन तालिका चयन के अंदर क्या होता है? पशुओं के जो गुण होते हैं उनको 4 भागों में बांट लिया जाता है, उनको अंक दे दिए जाते हैं। कुल अंक कितने होते हैं? 100 अंक होते हैं। जैसे मैं बात करूं सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप के कितने अंक दिए जाते हैं? 30 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद जो डेयरी के गुण होते हैं उसके कितने अंक दिए जाते हैं? 20 अंक दिए जाते हैं। डेयरी के जो अंक होते हैं उसको कितने, डेयरी के जो गुण होते हैं उसको कितने अंक देंगे? अपने 20 देंगे। उसके बाद जो दुग्धांग होते हैं उनको कितने अंक दे दिए जाते हैं? अपने 30 अंक दे दिए जाते हैं। और पशु के जो शारीरिक क्षमता होती है, शरीर की जो क्षमता होती है उसके लिए अपने कितने अंक दे देते हैं? 20 अंक दे देते हैं। ऐसे करके कुल कितने अंक हो जाते हैं? 100 में से जिस पशु के अंक 75 से 100 के बीच में आते हैं, अगर किसी पशु के अंक 75 से 100 के बीच में आते हैं तो वो सर्वोत्तम पशु माना जाता है। कौन सी श्रेणी का पशु है? सर्वोत्तम श्रेणी का है। अगर अंक आते हैं 50 से 75 के बीच तब हम उत्तम श्रेणी का बोल देंगे, और अंक आते हैं 0 से 50 तो वो फिर औसत श्रेणी का पशु है। इसमें भी और नीचे चले जाओगे तो निम्न श्रेणी आ जाती है। तो पशुओं के चयन के लिए सबसे बढ़िया विधि होती है वो गुणांकन तालिका, जिसके अंदर हम अंक होते हैं उनको इन 4 भागों में बांट लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। 30-20 में बांट लेते हैं। और 75 से 100 के बीच में अगर कोई पशु अंक प्राप्त करता है, बिना सोचे समझे उसको अपने खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करें अगले क्वेश्चन की। उर्वरकों का अम्लीय तुल्यांक निकालने के लिए काम में लेते हैं। यह बहुत शानदार क्वेश्चन है। उर्वरकों का अम्लीय तुल्यांक भी निकाला जाता है, क्षारीय तुल्यांक भी निकाला जाता है। तो अम्लीय तुल्यांक निकालने के लिए इनमें से कौन सा जो रसायन है वो काम में लिया जाता है, कौन सा पदार्थ है वो काम में लिया जाता है? लाइक में बहुत कंजूसी चल रही है ना, शेयर करिए, लाइक करिए ना ज्यादा से ज्यादा। बताओ भी फटाफट कौन सा जो यहां पे रसायन है उसको उर्वरकों का अम्लीय तुल्यांक ज्ञात करने के काम में लिया जाता है? फटाफट आंसर कीजिए। राहुल शर्मा ए, शांतिला सी, सुरेश खोत सी, सोनू धाकड़ सी। देखिए
सबसे पहले तो मैं बात करूं अम्लीय तुल्यांक क्या होता है। जैसे मान लो कोई अम्लीय उर्वरक है, मैं बात करूं जैसे निर्जलित अमोनिया है, सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको यह बता दिया। मान लो ये कोई मिट्टी है और ये मिट्टी का कोई सैंपल है, उदासीन है, यानी इसका पीएच मान कितना है, 7 है। हमने इसके अंदर 100 किलो कोई सा अम्लीय उर्वरक डाला, जैसे हमने निर्जलित अमोनिया डाला, जिससे इस मृदा पर कैसा प्रभाव पड़ा, अम्लीय प्रभाव पड़ा, और इसका पीएच 7 से नीचे चला गया। 7 से नीचे जितना भी गया, 6 गया, 5 गया, माना कि x गया, माना कि कितना गया है, x गया है। पीएच जो है वो कम हो गया, यानी 7 से कम हो गया, ये अम्लीय हो गया, यहां पर पीएच हो गया अपना x। अब इसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे काम में लेते हैं कैल्साइट। क्या काम में लेंगे, कैल्साइट, जिसको आप चूना पत्थर भी बोलते हैं, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये चूना पत्थर है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है। अब आप इस मिट्टी में डालोगे और इसका पीएच वापस कहां तक लेके आओगे, 7 तक लेके आओगे। कहां तक लेके आओगे, 7 तक लेके आओगे। 7 तक लाने का मतलब वापस हम इसको क्या कर दें, उदासीन कर दें। अब आपको कितना कैल्साइट डालना पड़ेगा, जैसे मान लो कि आपको कैल्साइट कितना डालना पड़ा, अगर आपने 100 किलो निर्जलित अमोनिया एक उदासीन मृदा में डाली, उस पर अम्लीय प्रभाव पड़ा, उस अम्लता को सुधारने के लिए आपको कितना कैल्साइट डालना पड़ा, उसे ही अपने क्या बोलते हैं, अम्लीय तुल्यांक बोलते हैं। तो आपको कितना यहां पे कैल्साइट डालना पड़ा, 148 किलो। तो निर्जलित अमोनिया है, उसका अम्लीय तुल्यांक कितना होगा, 148 किलो। जितना अम्लीय तुल्यांक ज्यादा आएगा, उर्वरक उतना ही अम्लीय होगा। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होता है, निर्जलित निर्जलित अमोनिया है, वो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। तो आपको अम्लीय तुल्यांक ज्ञात करने के लिए कौन सा रसायन काम में लेना होता है, कैल्साइट काम में लेना होता है, कैल्साइट काम में लेना होता है। जिप्सम सारीय मृदाओं में सुधारक के रूप में काम आता है, और सारीय मृदाओं के जितने भी सुधारक होते हैं उनका जो उदासीन मान ज्ञात करते हैं वो जिप्सम से करते हैं। सारीय मृदा सुधारकों का जिप्सम के साथ तुलना की जाती है ना, तो जिप्सम है वो सारीय मृदाओं के सुधारक के रूप में काम में लिया जाता है। डोलोमाइट का फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये डोलोमाइट होता है। ये अम्लीय मृदाओं के सुधार में काम आता है। कैल्साइट भी अम्लीय मृदाओं के सुधार में काम आता है। भारत में जो अम्लीय मृदाओं के सुधारक होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाने वाला है वो कौन सा होता है, कैल्साइट होता है। सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का उर्वरक कौन सा है, निर्जलित अमोनिया। जितने भी अम्लीय सुधारक है और जितने भी उर्वरक है उनका अम्लीय तुल्यांक ज्ञात करने के लिए हमेशा कैल्साइट ही काम में लिया जाता है, हमेशा कैल्साइट ही काम में लिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है वो निर्जलित अमोनिया है। नेक्स्ट अपने बात करें अगले क्वेश्चन में, कारी सोनाली किसकी नस्ल है, बताइए, भी आसान क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। कारी सोनाली किसकी नस्ल है, कारी सोनाली किसकी नस्ल है, उत्तर दीजिए भी फटाफट। ठीक आ रहा है, सी, ए, बी। देखो, जो कारी सोनाली है वो मुर्गी की नस्ल है और एक लेयर नस्ल है, एक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। उद्देश्य क्या है, अंडे देने के लिए कारी सोनाली मुर्गी की नस्ल है। सेंट्रल एवेन्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर उत्तर प्रदेश से विकसित की गई है। सेंट्रल एवेन्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश से विकसित की गई है। कारी सोनाली मुर्गी की नस्ल है जो अंडे देने के लिए, अंडे उत्पादन के उद्देश्य से विकसित की गई है। नेक्स्ट अपने चलें, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य था हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना। देखो ठीक है भाई,
गजब क्वेश्चन, थैंक यू भाई। देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसका उद्देश्य था हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद के साथ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना इस योजना का उद्देश्य था। और ये योजना स्टार्ट की गई थी, आंसर ठीक आ रहा है लगभग, बी ठीक है, बी सही है, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। 1 जुलाई 2015, यानी आप क्वेश्चन वही गलत करते हो जो आपको आता है, जो टफ होता है वो नहीं करते ना, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले आसान सा क्वेश्चन दिया था, उसको आपने गलत कर दिया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया था, ज्यादा से ज्यादा खेतों तक सिंचाई की सुविधाएं पहुंचाना, सिंचित एरिया को बढ़ाना, नेट इरिगेटेड एरिया और ग्रोस इरिगेटेड एरिया है उसको बढ़ाना, और कम पानी में अधिक उत्पादन लेना, यानी जल दक्षता बढ़ाना। जल दक्षता कब बढ़ती है? जब सिंचाई की आप आधुनिक तकनीक काम में लेंगे, जैसे बूंद बूंद सिंचाई विधि और फुहारा विधि। फुहारा विधि में पानी की बचत 30 से 50 हो जाती है, और बूंद बूंद सिंचाई विधि के अंदर जो पानी की बचत है वो 50 से 70% हो जाती है। और बूंद बूंद सिंचाई विधि का कंजप्टिव यूज बहुत शानदार होता है, 95% या उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो ये सब उद्देश्य किसमें रखे गए थे? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत रखे गए थे। यानी जो आधुनिक तकनीकें हैं, यानी जो पानी बचाने वाली विधियां हैं, उनको अपनाया जाए, कम पानी में ज्यादा उत्पादन हो सके। जहां पर ज्यादा पानी लोग खर्चते हैं वहां पे सिंचाई की बढ़िया विधि यूज करें, जिससे पानी का खर्च कम हो और वही पानी जो है वो दूसरे किसानों के काम आ सके। ये सब उद्देश्यों के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में की गई थी। नेक्स्ट अपने फिर योजना से क्वेश्चन ये समझो, करंट से ही क्वेश्चन है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आजकल कोई सा भी आप प्रोसेसिंग प्रोडक्ट लेते हैं उसके अंदर कुछ इस तरह का निशान बना हुआ आता है, आपने देखा होगा। कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उस पर FSSAI बना होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये कब बना था? ये बना था, देखो फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक क्या है? गवर्नमेंट बॉडी है। किसके अंडर में बनी हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके अंडर में है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक बॉडी है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसकी एक क्या है? बॉडी है। मतलब उसके अंडर में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। और ये किसके अंडर काम करती है? ये काम करती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर में काम करती है। किसके अंडर में काम करती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर में काम करती है, ध्यान रखिएगा। अब कई स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 2006। देखो 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया था, और मैं आपसे पूछ रहा हूं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछ रहा हूं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 2011 में बना था। कब बना था? 2011 में बना था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पूछे तो 2006 बताना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पूछे तो 2006 बताना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि जो आपको क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होना चाहिए, और वही गलत कर रहे हो, और ये ही चीज आपके एग्जाम में सिलेक्शन करवाने के लिए रोड़ा बनेगी। आपने क्वेश्चन नहीं ढंग से पढ़ा हुआ है, आपने ये तो पढ़ा हुआ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फटाफट उत्तर दे दिया आपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। लेकिन मैंने तो पूछा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बना था 2011 के अंदर। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य क्या है कि जो भी अपना फूड है उसके अंदर क्वालिटी बनाए रखना, उसका स्टैंडर्ड, उसके मानक बनाए रखना, उसकी सेफ्टी करना, उसका वितरण समान रूप से हो, कहीं पे काला बाजारी नहीं हो। इन सब उद्देश्यों के साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2011 के अंदर आया था। आजकल जो भी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट आप लेते हो उस सब ये FSSAI का सर्टिफिकेशन लगा हुआ पाओगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि के अंदर 4% वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए यह योजना कौन से सन में प्रारंभ की गई थी? मैंने उद्देश्य बता दिया है, कृषि के अंदर 4% वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर दीजिए फटाफट, क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? आपने अच्छी तैयारी कर रखी होगी। 2007, 2007,
ठीक है, आंसर लगभग लोगों का ठीक आ रहा है। देखो ये जो योजना है ये कब स्टार्ट की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट की गई थी। 4% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के उद्देश्य से ये योजना 2007-8 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 2007-8 में। अपने पास ऑप्शन में तो क्या था? 2007 ही था, तो आप राइट आंसर क्या करेंगे? 2007 है, उसी को राइट करेंगे। 2014-15 तक ये 100% केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, यानी पूरे का पूरा जो पैसा खर्च कर रहा था वो कौन कर रहा था? केंद्र सरकार कर रहा था। लेकिन 2015-16 के अंदर केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 60 रखी और राज्य सरकार ने कितनी रखी? 40। अब हाल फिलहाल इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो योगदान है वो कितने का है? 60-40 का है, यानी 60 केंद्र सरकार का है और 40 किसका है? राज्य सरकार का। ये बातें भी ध्यान रखनी है और इस हिसाब से उत्तर कौन सा सही बैठेगा? आपका बी ऑप्शन सही बैठेगा, 2007। यानी कौन से सेशन में स्टार्ट हुई थी? 2007-8 में स्टार्ट हुई थी। राइट आंसर क्या है? 2007 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रारंभ हुआ था। इस भारत में कोई भी भूखा न सोए, है ना, सबको अनाज मिले, उसके उद्देश्य से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रारंभ किया गया था। ये कोई सा भी एग्जाम देते हो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, है ना, इसके चलते हुए आपने देखा होगा जितने भी ये राशन के डिपोट वगैरह होते हैं उनके अंदर राशन का वितरण किया जाता है। तो बताइए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, आसान क्वेश्चन है, आना चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर गलत दे रहे हैं 2005, और बहुत सारे सही भी दे रहे हैं और कुछ लोक भी कर रहे हैं ना। लोक वाले बहुत कॉन्फिडेंट है, तो राइट आंसर कौन सा है? 2007। कौन सा आंसर राइट होगा यहाँ पे? 2007, है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब स्टार्ट किया गया था? 2007। इसका उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना, और जो उत्पादन बढ़ाने के टारगेट रखे गए थे वो प्राप्त किए भी गए थे और उनसे बेहतरीन परिणाम भी प्राप्त किए गए थे। उद्देश्य था कि सबको अनाज मिले, कोई भी भूखा न सोए, इसीलिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया। फिर आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आया था बाद में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आया था। चलो इसका उत्तर तो आपने दे दिया, अब बता दीजिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बताइए फटाफट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? बताओ भी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। सुरेश खोत 2013, शाबाश। पूजा कुमारी 2013, सुभाष 2013, देवीलाल 2013, सुरेश खोत 2013, राम प्रताप 2013, बाना शक्ति 2013, वीरेंद्र। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कब आया था? 2013 के अंदर आया था, 2013 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण कब प्रारंभ हुआ था? आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण कब बना था? भी कब स्टार्ट हुआ था? ये क्या है? इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आत्मा। आत्मा उन प्रमुख भागीदारों की संस्था है जो जिला स्तर पर कृषि विकास को स्थायित्व प्रदान करती है और कृषि जो तकनीकी है उसका प्रसार करती है, यानी कृषि से संबंधित जितनी भी तकनीकें हैं उनका जिले स्तर पर प्रसार भी करती है। किसानों को, उनके समूह को, स्वयं सहायता समूह को, एनजीओ को कुछ पैसा देके, कुछ अनुदान देके कृषि के अंदर तकनीकी विकास का भी काम करवाती है और उसके साथ साथ तकनीक के बारे में प्रसार भी करती है। ऐसी जिला स्तरीय एजेंसी को आत्मा कहते हैं। और आत्मा कब बना था? आत्मा बनी थी 2005 के अंदर। राइट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन आपका राइट है। जिला स्तर की एक एजेंसी है और इसका
प्रारंभ 2005 से हुआ है, तकनीक के प्रसार के उद्देश्य से बनाई गई है। ये जो किसानों के समूह है, सब ये सहायता समूह है, एनजीओ है, किसान है, उनको कुछ सहायता प्रदान करती है ताकि वो अपने खेतों में कृषि तकनीक का विकास कर सके। ऐसी संस्था जिला स्तर की संस्था है। राइट आंसर क्या है इसका? 2005 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? आइसोपाम प्रारंभ हुआ था। आइसोपाम, पहले तो फुल फॉर्म आनी चाहिए, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड, पल्सेज, ऑयल पाम एंड मेज। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आइसोपाम बोलते हैं। आइसोपाम का उद्देश्य क्या था जी? आइसोपाम का उद्देश्य ये था कि हम जो तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, ऑयल पाम है और मक्का है, इसके क्षेत्र को बढ़ा सकें, इसके उत्पादन को बढ़ा सकें। देखो, भारत तिलहनी फसलों में और दलहनी फसल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, लेकिन फिर भी दोनों को आयात करना पड़ता है, तेल को आयात करना पड़ता है। तो उसको कैसे भी करके उत्पादन को बढ़ावा देना, इतना उत्पादन बढ़ाया जा सके, इतना उत्पादन बढ़ाया जा सके कि तिलहनी और दलहनी फसलों के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकें। लेकिन अभी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। जितेंद्र बराला, राम राम, बिल्कुल राम राम। देखो, आइसोपाम प्रारंभ हुआ था 2004 के अंदर। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में केसीसी योजना प्रारंभ हुई थी। बहुत ही पॉपुलर योजना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि किसानों के लिए इससे बेहतरीन और कोई स्कीम हो ही नहीं सकती है। देखो, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड द्वारा जो बैंक है, व्यावसायिक जो बैंक है, उनके द्वारा चलाई, नाबार्ड द्वारा बैंकों के थ्रू, जो भी अपने नेशनलाइज बैंक है उनके थ्रू इस स्कीम को रन किया जाता है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, यानी किसानों को शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, सस्ती ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, सस्ती ब्याज दर पर लोन दिया जाता है ताकि किसान अपने खेत में इनपुट्स डाल सकें और उन पर कोई ब्याज का भारी बोझ न बन सके। इस करके जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई थी, वो कौन से सन में चलाई गई थी? बहुत ही बढ़िया, स्टूडेंट का आंसर लगभग का सही आ रहा है। सेशन 1998-99 था, लेकिन ईयर 98-99 दोनों आ जाए तब आप क्या सही करोगे? बहुत सारे स्टूडेंट आंसर सही दे रहे हैं, लेकिन कईयों ने आंसर गलत भी दे दिया है। देखो, ये स्टार्ट की गई थी अगस्त 1998 में। कब स्टार्ट की गई थी? अगस्त 1998 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? अगस्त 1998 में। इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसको जो मतलब स्टार्ट किया था, इसकी जो घोषणा की थी, वो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसकी घोषणा की थी, यानी यशवंत सिन्हा ने इसको प्रारंभ किया था। इसका जो मॉडल तैयार किया था वो किसने किया है? नाबार्ड ने तैयार किया है। और ये जो कौन सी कमेटी की सिफारिश से चलाई गई है? जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो कौन सी कमेटी की सिफारिश से चलाया गया है? आर.वी. गुप्ता कमेटी की सिफारिश से चलाया गया है। किसकी सिफारिश से? आर.वी. गुप्ता कमेटी की सिफारिश से चलाया गया है। इसमें किसानों को सस्ती ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। अगर लोन 3 लाख से कम है और आप इसका सही समय पर भुगतान करते हैं तो इसकी ब्याज दर 7 होती है। 7% में ही क्या है, कुछ जो केंद्र सरकार है वो सब्सिडी दे देती है। कितनी सब्सिडी दे देती है? 3%। किसान को कितना ब्याज भरना पड़ता है? सिर्फ 4% ब्याज भरना पड़ता है। केसीसी के अंदर जो ब्याज है 3 लाख तक, वो 7% है, लेकिन किसान को 7 नहीं देना, उसमें से 3 तो जो केंद्र सरकार वो अनुदान दे देगा। किसान को कितना भरना पड़ता है? 4% भरना पड़ता है। अगर आप 3 लाख से ऊपर का कर्ज उठाते हैं तब फिर आपको हो सकता है कि ज्यादा ब्याज की राशि भरनी पड़े, 7%। कई बैंकों की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी चल जाती है। तो ये केसीसी योजना को आपको अच्छे से याद रखना है। ब्याज दर 7% है, किसान को 4% भरनी पड़ती है,
3% कौन भुगत लेता है? केंद्र सरकार भुगत लेती है। और ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये योजना प्रारंभ हुई थी अगस्त 1998 को प्रारंभ हुई थी और उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस योजना की घोषणा की थी। किसकी सिफारिश से आई थी ये योजना? आरबी गुप्ता कमेटी की। इसका संचालन कौन करता है? नाबार्ड करता है। जितने भी नेशनलाइज बैंक है उनके थ्रू करता है। और इसका मॉडल भी किसने तैयार किया था? नाबार्ड ने तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसान कॉल सेंटर, है ना। देखो किसान कॉल सेंटर है, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई थी? बताइए भी, किसान कॉल सेंटर योजना प्रारंभ कब हुई थी? किसान कॉल सेंटर क्या है? एक ऐसी योजना है जिसमें कॉल सेंटर बनाए जाते हैं। वहां पर आप सुबह 6 से 11 बजे तक कॉल करके कृषि से संबंधित कोई सी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जानकारी है वो भारत की स्थानीय 22 भाषाओं में दी जाती है। कितनी भाषाओं में जानकारी प्रदान की जाती है? 22 भाषाओं में जानकारी प्रदान की जाती है। तो बताओ कि किसान कॉल सेंटर योजना कब प्रारंभ हुई थी? नंबर भी आपको मेरे हिसाब से याद होगा, ये नंबर होना चाहिए, कंफर्म कर लेना, ये ही नंबर है ना। किसान कॉल सेंटर के नंबर लास्ट वाले 1551 भी लगाते हो तो किसान कॉल सेंटर के अंदर ही कॉल जाएगा। वैसे देखो कितने नंबर है? 4 4 8 3 11 और 4 15, है ना। तो ये इसके नंबर रहते हैं, सॉरी ये नहीं, 11 अंकों का नंबर है। 1800 180 1551, है ना। ये नंबर 1551 पे भी कॉल करोगे तो आपका कॉल कहां जाएगा? किसान कॉल सेंटर के अंदर जाएगा। ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, मुझे एक्यूरेट पता नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि 1551 पे कॉल करने से कहां पर कॉल जाती है? किसान कॉल सेंटर में जाती है। फिर भी ये थोड़ा सा चेक कर लेना क्रॉस, में फुली कॉन्फिडेंट नहीं और मैं गलत चीज आपको बताना नहीं चाहता। ठीक है, मेरे हिसाब से यही नंबर होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जहां तक है वहां तक सही है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। देखो 21 जनवरी 2004 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 21 जनवरी 2004 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सी। इस पर आप सुबह 6 से 11 के बीच में कभी भी फोन करके कृषि से संबंधित कोई भी सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ की 22 स्थानीय भाषाओं में इसकी सूचना दी जाती है। और जो किसान कॉल सेंटर नंबर है वो मैंने यहां लिख दिया है। और अगर लास्ट वाले 1551 भी डायल करोगे तो सीधा सीधा कॉल कहां पे जाएगा? किसान कॉल सेंटर में जाएगा। सागर सिंह राइट है सर, ठीक है, बढ़िया है, राइट है। तो ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने आपको क्रॉस चेक करने के लिए बोला था इसको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। एक नया कार्यक्रम है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड स्कीम है एक तरह से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो थोड़ा सा इसका डिटेल देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने पशुओं में खुरपक्का मुंह पक्का रोग और उसके अलावा ब्रुसेलोसिस जो रोग है, इन दोनों के नियंत्रण के लिए 2019 के अंदर नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। क्वेश्चन दो तरह के आ सकते हैं। कब स्टार्ट किया गया था? ये 2019 के अंदर। दूसरा, कौन से रोग के उन्मूलन के लिए, कौन से रोग के इरिडेक्शन के लिए, कौन से रोग को जड़ से खत्म करने के लिए? खुरपक्का मुंह पक्का और ब्रुसेलोसिस जो रोग होता है, इन दोनों रोगों के नियंत्रण के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन राइट होगा। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें। राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ हुआ था। एनएलएम का मतलब नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कब प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कब प्रारंभ हुआ था? बताइए भी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ हुआ था। देखो राष्ट्रीय पशुधन जो मिशन है वर्ष 2014-15 के दौरान शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय पशुधन मिशन को सतत, सुरक्षित और न्याय संगत पशुधन विकास के माध्यम से पशुपालकों और किसानों को, विशेष रूप से छोटे जो धारक होते हैं, छोटे जो मतलब कम संख्या में पशु रखते हैं, उनको फायदा पहुंचाया जाए और उनका जीवन स्तर बढ़ाया जाए। तो ये कब प्रारंभ हुआ था? 2014-15 के अंदर प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर कौन सा होगा इसका? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये स्कीम मेनली जो छोटे पशुधारक है उनको लाभ पहुंचाने के लिए स्टार्ट किया गया था 2014-15 के अंदर। तो आज के जो अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब यही है। आगे अपने इसी तरह के सेशन में शानदार क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जीके के भी शानदार क्वेश्चन थे और एग्रीकल्चर के वो क्वेश्चन हमने सारे के सारे इसमें शामिल किए हैं जो थोड़ा करंट से संबंध रखते हैं, क्योंकि बाकी तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़े होंगे, बाकी और भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर करवाया था, उसमें और कुछ जो इंपॉर्टेंट स्कीमें थी वो भी करवाई थी, जैसे किसान सम्मान निधि योजना है जो अभी काफी पॉपुलर चल रही है, जीवन ज्योति योजना है, या उसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना है, जो कुछ पॉपुलर स्कीम्स है जिनमें प्रीमियम वगैरह भी पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास का जब भी टाइम होगा आप लोगों के लिए शेड्यूल भेज दिया जाएगा। पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। तो सभी को धन्यवाद।